एक बड़ी खबर सीरिया से। असद दमिश्क छोड़कर निकले, पश्चिमी मीडिया का दावा है। रूस या तेहरान जा सकते हैं असद, पश्चिमी मीडिया का ये दावा है। तो देखिए एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विद्रोही गुट का दमिश्क शहर पर कब्जा हो गया है और उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि असद दमिश्क छोड़कर निकल गए हैं। पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि रूस या तेहरान जा सकते हैं असद। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दमिश्क पर कब्जे की जंग चल रही है जिसमें विद्रोही गुट ने अपना कब्जा कर लिया है। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और इस बीच एक बड़ी जानकारी है कि असद सरकार को गिराने के बाद असद दमिश्क छोड़कर निकल गए हैं। विद्रोही गुट ने असद सरकार को गिरा दिया है और उसके बाद असद किसी तरह से दमिश्क छोड़ करके भाग गए हैं। रूस या तेहरान जा सकते हैं असद, ये जानकारी पश्चिमी मीडिया के हवाले से आपको दे रहे हैं। विद्रोही गुट का दमिश्क शहर पर कब्जा हो गया है और अब राजधानी दमिश्क पर कब्जे के ऐलान के साथ विद्रोही गुट ने नाकेबंदी कर दी है पूरे इलाके की। और जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें खुशी की लहर भी है कि विद्रोही गुट ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। सीरिया से बहुत बड़ी खबर ये कि असद दमिश्क छोड़ चुके हैं और देखिए मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क छोड़कर निकले हैं असद और पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि रूस या तेहरान जाकर शरण ले सकते हैं असद। तो मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सीरिया से अब निकल चुके हैं असद, रूस या तेहरान जा सकते हैं। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि कभी भी असद, बशर अल असद दमिश्क छोड़कर, सीरिया छोड़कर जा सकते हैं और ये बड़ी खबर है। रूसी कार्गो विमान से असद सीरिया से निकल गए हैं। रॉयटर्स का दावा, रूस की तरफ जा सकते हैं असद। विमान की ट्रैकिंग में दमिश्क से निकलने की पुष्टि भी हो रही है। तो ये देखिए आपको बता दें क्योंकि विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और ऐसे में कुछ देर पहले ही हमने इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया था कि संभव है कि अब असद वहां से बाहर जा सकते हैं। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, असद के विमान के रडार से गायब होने की खबर है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। बशर अल असद, सीरिया के राष्ट्रपति जो कि सीरिया से निकले हैं, असद का विमान रडार से गायब हो गया है। यह पश्चिमी मीडिया का बड़ा दावा और इस तरह से रडार से गायब होने के बाद तमाम जो अंदेशा है वो जाहिर किया जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बशर असद जो कि दमिश्क से रवाना हो गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। विमान के जरिए वहां से भाग निकले और अब यह खबर आ रही है कि असद का विमान रडार से गायब हो गया है। और एक और बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोही गुट के कब्जे का ऐलान हो गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया असद शासन का अंत, असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोही गुट की तरफ से यह कह दिया गया है, आधिकारिक तौर पर सीरिया के लोगों से एकजुट रहने की अपील की गई है। सीरिया में अब किसी एक का वर्चस्व नहीं रहेगा। तो अब देखिए इसी के साथ आधिकारिक तौर पर, क्योंकि बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए और उसके बाद पूरे सीरिया में रेबल्स यानी जो विद्रोही एचटीएस है उनका कब्जा हो गया, इस बात का ऐलान कर दिया गया है आधिकारिक तौर पर। आधिकारिक बयान जो सामने आया है विद्रोहियों का, असद शासन का अंत हो गया है। यह कहा गया है असद देश छोड़कर भाग गए हैं, यह विद्रोही गुट की तरफ से कहा गया है। सीरिया के लोगों से एकजुट रहने की अपील की गई और हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे सीरिया के जो आम लोग हैं वो लगातार विद्रोहियों का समर्थन भी कर रहे थे। और देखिए एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस खबर पर लगातार हम बने हुए थे, सीरिया से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बशर अल असद दमिश्क छोड़कर निकल गए। पश्चिमी मीडिया की तरफ से इस बात का दावा है रूस या फिर तेहरान जा सकते हैं असद। ये खबर सामने आ रही है, यानी रूस या फिर ईरान की राजधानी तेहरान का रुख किया जा सकता है। यह खबर सामने आ रही है। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लगातार टीवी9 भारतवर्ष के बड़ी कवरेज सीरिया के हालात पर बनी हुई है और यह इस वक्त की बड़ी खबर रॉयटर्स के हवाले से यह कहा गया है कि ट्रैकिंग में दमिश्क से निकलने की पुष्टि हुई है।
है। जिस विमान से निकले हैं उसकी ट्रैकिंग की गई और दमिश्क से निकल गए बशर असद। और असद के विमान के रडार से गायब होने की खबर भी सामने आ रही है। ये वेस्टर्न मीडिया की तरफ से बताया गया है कि जिस विमान से असद निकले हैं, जिसकी ट्रैकिंग की जा रही थी, वो गायब हो गया। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुमित, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने इस बात की पूरी संभावना जाहिर की थी कि कभी भी वो खबर आ सकती है कि असद निकल चुके हैं सीरिया से, और वैसा हो गया। देखो ना, बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लगातार असद के ऊपर जो दबाव था, जो लगातार उन पर प्रेशर आ रहा था, वो बहुत बड़ा था। अभी कहा यह जा रहा है कि रशियन IL-76 से, हालांकि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो जमीन के रास्ते या दूसरे इलाकों से भी निकल सकते हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि रशियन IL-76 एक ट्रांसपोर्टर विमान के जरिए वो इलाके से निकल चुके हैं। अब वो खबरें लगातार कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से बताई जा रही हैं कि असद के लिए कई बड़े इंतजाम रशिया की तरफ से किए गए थे। कहा यह भी गया था कि टॉटस के पास एक बड़ा शिप है जिसके रास्ते वो वहां से निकल सकते हैं। तो अभी यही बात कही जा रही है कि ना सिर्फ असद दमिश्क में है, बल्कि वो कहां पर है उनकी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और ये जरूर है कि अभी मोटे तौर पर जो वहां पे स्थिति है एयरपोर्ट को लेकर, वहां की सिविल डिफेंस को लेकर, खासतौर पर यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर खबरें यही हैं कि सारे इलाके खाली करा दिए गए हैं, वहां पर कोई अधिकारी की मौजूदगी नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा कोलैप्स है, खासतौर पर सीरिया का एक बड़ी, न सिर्फ असद सरकार के लिए बल्कि रशिया और ईरान के लिए भी, क्योंकि दोनों का ही सपोर्ट असद सरकार को था करना। अच्छा सुमित, एक बात बताइए, खबर यह भी सामने आ रही है कि बशर अल असद का जो विमान है जिसकी ट्रैकिंग हो रही थी वो रडार से गायब हो गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए करुणा, अक्सर क्या होता है कि जब आप ऐसे किसी मिशन पे होते हैं जिसको क्लासिफाइड रखा जाता है या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं देनी होती है, तो उसके जो GPS है या फिर आप कह सकते हैं उसके जो दूसरे रडार या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या फिर उसके जो सिस्टम्स हैं वो ऑफ कर दिए जाते हैं ताकि उसकी लोकेशन या उसके बारे में किसी को जानकारी ना मिले, क्योंकि हो सकता है कि वही जानकारी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे एनिमी भी लगातार ट्रेस कर रहे हों और ऐसे में बड़ा खतरा बना रहता है। तो निश्चित तौर पर हमेशा ऐसा किया जाता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि सिर्फ और सिर्फ एक ही विमान से वो निकलेंगे। कई मल्टीपल सोर्सेज होते हैं और जब तक वो शख्स निकल नहीं जाता उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उस शख्स और उसके क्लोज या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही क्लोज सुरक्षा अधिकारी को ही पता होता है, अदरवाइज इसके बारे में जानकारी साझा नहीं की जाती। लेकिन अभी क्योंकि वहां पर एक तरीके का नो फ्लाइंग जोन क्रिएट कर दिया गया है, सीरिया में कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है, ज्यादातर फ्लाइट कल रात तक ही उड़ पाई थी। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी यही कही जा रही है कि जो असद है वो इसी रशियन IL-76 विमान के द्वारा निकले जा सकते हैं, जो एक तरीके का ट्रांसपोर्टर विमान भी है, यानी इसमें कई लोग आ सकते हैं, कई साजो सामान रखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बन गई है। तो रूसी विमान के जरिए हो सकता है कि निकले हैं बशर अल असद, और संभावना यह है पूरी पुख्ता तौर पर कि रूस जा सकते हैं बशर अल असद, और इसके अलावा तेहरान भी जाने की खबर आ रही कि तेहरान भी जाना संभव हो सकता है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सीरिया से, विद्रोहियों के हमले से डरे असद के सैनिक, सीरियाई सैनिकों ने वर्दी उतार दी है। ये खौफ है विद्रोहियों का अब सीरिया में। सैनिकों ने वर्दी छोड़कर सादे कपड़े पहन लिए हैं। दमिश्क के अल मजे में वर्दी उतारने की तस्वीर आप देखिए। अब क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो रेबल्स है यानी जो विद्रोही हैं उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि बशर अल असद सरकार का अंत हो गया है, उस रिजीम का अंत हो गया है, ऐसे में कब्जा हो गया है पूरे सीरिया पर। इस वक्त किसका? पूरे सीरिया पर इस वक्त विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, और डर के मारे, खौफ की वजह से जो सीरियाई सैनिक है, असद के सैनिक, वो अपनी वर्दी उतार रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ। और सीरिया की राजधानी दमिश्क से एक और बड़ी खबर, दमिश्क में सेना की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। बशर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग, डोमा में असद के सैनिकों ने 2 प्रदर्शनकारियों को मार डाला। तो आप देखिए बर्बरता जो बशर अल असद के सैनिक है, जो असद सेना है, उनका किस तरह से ये जो रौद्र रूप है, किस तरह से बर्बरता है वो लोगों के साथ उन्होंने दिखाई है। 2 लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे असद सरकार के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, 2 लोगों की मौत हो गई। यह हालात बनते हुए नजर आ रहे सीरिया में। और एक और बड़ी खबर, दमिश्क में असद के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने सुरक्षा चौकी पर हमला किया,
दमिश्क के आरबिन में लोगों का विरोध प्रदर्शन। तो असद जो कि अब निकल चुके हैं, खबर आ रही है दमिश्क से, लेकिन इस बीच लोगों ने कैसे इसके बाद जैसे हालात बदले हैं, विद्रोहियों ने दमिश्क में कब्जा कर लिया है। आरबिन में पहुंच करके लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। सीरियाई लोगों ने बशर के पिता की मूर्ति को भी तोड़ा है। जर्मन शहर चौराहे पर लगी मूर्ति को तोड़ दिया। असद सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया और अब यह ऐलान भी कर दिया गया है विद्रोहियों की तरफ से कि असद सरकार का अंत हो गया है। और यह कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति अब सीरिया को छोड़कर भाग गए। असद के घर में घुस गए विद्रोही। ये देखिए एक और बड़ी खबर और जो तस्वीर है वो भी सामने आ रही है, किस तरह से जो विद्रोही है वो असद के घर पर, राष्ट्रपति के घर में दाखिल हो गए। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें इस बात का प्रूफ है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां पर असद सरकार का क्या अंत हो गया है, जो दावा किया जा रहा है विद्रोहियों की तरफ से। क्योंकि खबर ये सामने आ रही है और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि विद्रोही बशर अल असद के घर के अंदर घुस गए हैं और ये वहां की ही तस्वीर है जिस बात का दावा किया जा रहा है। दमिश्क में असद के घर में विद्रोही घुसे हैं और वहां पर तमाम जो तस्वीरें लगी है, तमाम जो सामान है उसको कैसे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक मंजिल पर जाकर ये देखिए सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं और जो कुछ वहां पर है बशर अल असद से जुड़ा हुआ उनके परिवार की जो तस्वीरें हैं उन्हें उखाड़ कर फेंकते हुए नजर आ रहे विद्रोही। तो ये देखिए तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो विद्रोही हैं वो बशर अल असद के घर में दाखिल हो गए। और सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है क्योंकि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से तो दावा था कि बशर अल असद छोड़कर भाग गए सीरिया, लेकिन अब तस्वीर सामने आ गई है कि विद्रोही उनके घर में घुस गए। ये दावे नहीं, ये सच्चाई है क्योंकि असद सरकार की जमीन बहुत लंबे समय से खिसकती जा रही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिस तरीके का विद्रोहियों को जो बैकअप मिल रहा था खासतौर पे वो हमने देखा ना सिर्फ अलेप्पो में, इडलिब में, के अंदर, होम्स के अंदर। और कहा यह जा रहा था कि 24 घंटे पहले जब वो होम्स में घुसे थे क्योंकि दमिश्क तक पहुंच पाना इनका बहुत आसान हो जाएगा। और कहना सबसे कमाल की बात यह कि होम्स के अलावा गोलान हाइट्स के इलाका, जो निचला इलाका, यानी आप बात कर सकते हैं कि हम अभी साउथ की बात, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जब साउथ में जाते हैं, साउथ का यानी गोलान हाइट्स का इलाका, वहां पर भी इन लड़ाकों को एसटीएस का लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा था। और यही सबसे बड़ा दमिश्क के लिए या फिर असद सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। और यही इसी के चलते कहा जा रहा था कि कुछ ही घंटों के अंदर दमिश्क पर इनका कब्जा हो जाएगा और अब वो तस्वीरें लगातार सामने भी आनी शुरू होगी। लेकिन सबसे खास बात ये कि आखिरकार अभी ये ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये आप मिलिटेंट्स कह सकते हैं, आप रेबेलियंस कह सकते हैं, जब जब पूरा दमिश्क पर कब्जा कर लेंगे लगभग, तो उसके बाद सरकार कौन चलाएगा। माना यह जा रहा था कि आसपास जो लगातार जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो ये कह रही थी कि एक्साइल में रहकर, यानी बाहर रहकर असद सरकार इन सरकार को मैनेज करे, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत। और सुमित, हमने तस्वीरें भी देखी है, जो वहां के आम लोग हैं सीरिया के, उनकी सहानुभूति भी इन विद्रोहियों के साथ है, लगातार वो सपोर्ट कर रहे हैं विद्रोहियों का। देखिए बिल्कुल है क्योंकि इनका एक आपस में जुड़ाव रहा है खास तौर पर। और सबसे खास बात ये कि अभी असद सरकार के लिए वैसी ही चुनौती पैदा हो गई है जैसी 2021 में अफगानिस्तान में हुई थी। और अगर आप देखें कि ये सिमिलैरिटी इसलिए है क्योंकि अब इन ग्रुप्स को मैनेज करना किसी के लिए भी, एक बड़ा ग्रुप इन सबको मैनेज करेगा, लेकिन वो किसकी कमांड पर चलेगा ये भी हम जानते हैं। टर्की लगातार उसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब ये सुमित आपको रोकना पड़ रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का हमें रुख करना पड़ रहा है फटाफट। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने बड़ी खबर, बशर अल असद पर $10 मिलियन के इनाम का ऐलान कर दिया गया है। विद्रोही गुट ने इनाम का ऐलान किया एसटीएस की तरफ से। यह ऐलान किया गया है बशर अल असद पर $10 मिलियन का। असद का लोकेशन बताने पर मिलेगा इनाम, यानी कि यूं ही बख्शने के मूड में इस वक्त विद्रोही गुट नजर नहीं आ रहा। और अब $10 मिलियन का ऐलान। सुमित, भले ही अब खबर आ रही है कि बशर अल असद भाग गए सीरिया से, लेकिन यह साफ लग रहा है इस खबर के साथ कि यूं ही बख्शने के मूड में नहीं है विद्रोही बशर अल असद को।
देखिए बिल्कुल ना सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवार को, उनके करीबियों को, उनके जो पूरे ऑफिस के अंदर उनके जो हायर ऑफिशियल्स थे, उनके जो आर्मी चीफ थे, उनके जो लगातार बड़े कमांड ऑफिसर्स थे, सबको लेकर देखिए ये अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। और इसलिए मैं आपको बताऊं, उनके परिवार के निकलने की भी खबरें थी। उनके परिवार को करीबन 48 घंटे पहले ही वहां से निकाल दिया गया था। और इसी के लिए टॉर्टर बेस पे कहा जाता है कि एक बड़ा शिप खड़ा था जहां से उनको उनके परिवार को लेकर निकाला गया, या फिर उनको फ्लाइट से रशिया निकाला गया, ईरान निकाला गया। इसको लेकर अभी भी स्पेकुलेशन, और वो खबर थोड़े दिन के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार उन्होंने अपना बेस कहां पर रखा है। लेकिन इस तय था कि उनके ऊपर ये इस तरीके का कह सकता कि थ्रेट, एक तरीके का उनको डर रहेगा, क्योंकि ये सारे ग्रुपों की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, सबसे बड़ा उनका कैप्चर होगा असद और उनके परिवार के लोग, उनके हायर ऑफिशियल्स, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि अब उनका पूरा कब्जा हो चुका है। इसी वजह से असद को भी मुझे बताया गया, क्योंकि कल एक बड़ी स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ऑफिस ने जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा, दावा किया, जब ये सारे के सारे ग्रुप जो थे वो होम्स के आगे गए थे, तभी कहा गया था कि असद कहीं नहीं जाने वाले, असद यहीं रहेंगे। और डेमेस्कस के अंदर वो लगातार प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब साफ था कि अब ये पॉसिबिलिटी तैयार हो गई है कि उनको इवैक्यूएट किया जाए वहां से। और यही थोड़े देर घंटों के बाद हमने देखा और इवैक्यूएशन किया गया। और इसी के साथ अब जो बशर अल असद है वो निकल गए हैं सीरिया से। जो खबर आ रही है, सुमित आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोहियों के पक्ष में आए हैं लोग। यहाँ ब्रूत शहर में असद के बैनर उतारे गए हैं, आम नागरिकों ने उतारे असद के बैनर। ये देखिए आप, विद्रोहियों के पहुंचने से पहले उतार दिए बैनर। कलामून पहाड़ी क्षेत्र में उतारे गए बैनर, यानी कि हालात विद्रोहियों के पक्ष में तभी बन गए थे जब खबर सामने आ रही थी कि दमिश्क से महज बस कुछ ही दूरी पर विद्रोही हैं। उससे पहले ही लोग समर्थन में उतर आए विद्रोहियों के, और उन्होंने बशर अल असद के बैनर्स, पोस्टर कैसे उतारे हैं वो आप देख पा रहे हैं। और एक और खबर हमने आपको दिखाई थी कि पूरा अंदेशा था बशर अल असद को कि वो अब अपनी सत्ता को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए कैसे सुरक्षित इवैक्यूएशन किया जाए, कैसे सुरक्षित निकासी हो पाए, इसके लिए वो विद्रोहियों से बात भी करना चाहते थे। और एक और बड़ी खबर, दमिश्क के कब्जे के बाद असद सैनिकों का सरेंडर। सीरिया में असद सैनिकों का सरेंडर हुआ है विद्रोहियों के सामने। सुवेदा प्रांत से भाग रहे हैं असद सैनिक। तो ये देखिए आप, असद सैनिक जो कि बशर अल असद को बचाने के लगातार विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि उनकी ताकत का कोई मतलब नहीं है विद्रोहियों के सामने, तो आखिरकार उन्होंने फैसला लिया पैर पीछे करने का, भागने का। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो असद के सैनिक है वो भाग खड़े। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, एक तो आम लोगों का विद्रोहियों के समर्थन में, और दूसरा वहां की सेना का मनोबल टूट गया था, सैनिक लगातार पीछे की तरफ भाग रहे थे। और इसके बाद विद्रोहियों के लिए दमिश्क पर कब्जा करना और असद सरकार को उखाड़ फेंकना आसान हो गया। और अब बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं, ये खबर आ रही है। और आपको दिखाते हैं बशर के खिलाफ सक्रिय विद्रोही को उठाया तहरीर अल शाम, जिसका नाम है HTS चीफ अबू मोहम्मद अल गुलानी है इसके। और पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं FSA फ्री सीरिया आर्मी द्वारा सुवेदा पर कब्जा किया गया, कैसे पूरा मूवमेंट आगे बढ़ा, युद्ध आगे बढ़ा। चीफ रयाद अल असद FSA फ्री सीरिया आर्मी के 2011 तक सीरियाई आर्मी में था। ये विद्रोह के आरोप में निकाल दिया गया इसको, और इसके बाद असद के विद्रोह में खड़े हुए जबल अल अरब की बात करें, FSA के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया गया। द्रूज लड़ाके भी साथ में आ गए थे। जबल अल अरब यानी विद्रोहियों का एक बहुत बड़ा संगठन है, और अलग अलग संगठन मिलकर। और हयात तहरीर अल शाम चीफ अबू मोहम्मद अल गुलानी। और देखिए एक और बड़ी खबर असद के विमान को लेकर, ये बड़ी खबर है। रामल अंश इलाके में रडार से गायब हुआ है विमान। 3.6 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक आया था ये विमान, ऊंचाई कम होने के बाद रडार से गायब हुआ। और जैसा सुमित हमें बता रहे हैं कि कई बार क्योंकि ऐसे हालात में जो ट्रैकिंग है और जो मूवमेंट है उसको सीक्रेट भी रखा जाता है, कम ऊंचाई होने के बाद रडार से गायब होने की खबर आ रही है। हालांकि अभी इसको लेकर और इनपुट्स का आना बाकी है, लेकिन आपको बता दें जो विमान की मूवमेंट है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो इस वक्त आसमान में लाइन आपको नजर आ रही है। और बताया जा रहा है कि 3.6 किलोमीटर से सीधा 1 किलोमीटर तक ये विमान आया और उसके बाद ये रडार से गायब हो गया। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या मूवमेंट को सीक्रेट रखने के लिए, क्या रडार में
ये मूवमेंट ना आए, उसकी वजह से ये हुआ या क्या वजह है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक और बड़ी खबर, सीरिया के प्रधानमंत्री ने जारी किया है बयान। मैं सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हूं, सीरियाई प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं। मंत्री परिषद की बैठक में मौजूद रहूंगा, सीरियाई प्रधानमंत्री का बयान। मैंने सीरिया को नहीं छोड़ा है, सीरियाई पीएम की तरफ से ये बयान दिया गया। मैं अभी अपने घर में हूं। जलाली ये बोल रहे हैं, जो सीरिया के प्रधानमंत्री, और ये बोल रहे हैं कि अब सत्ता का ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, सत्ता को सौंपने के लिए तैयार है। असद सरकार में प्रधानमंत्री थे गाजी अल जलाली, जिनकी तरफ से बता दिया गया दमिश्क पर जैसे विद्रोहियों का कब्जा हुआ और सीरिया के राष्ट्रपति भाग गए। और ये दोनों इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, असद के विमान को लेकर ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अब रडार से गायब हो गया है। 3.6 किलोमीटर से सीधा 1 किलोमीटर पर आया और इसके बाद इस विमान का पता नहीं चल पा रहा है और इनपुट्स आने बाकी है। और इसके अलावा सीरिया के प्रधानमंत्री जलाली क्या बोल रहे हैं, जब दमिश्क पर कब्जा हो गया, पूरे सीरिया पर कब्जा हो गया विद्रोहियों का, तो वो बोल रहे हैं कि वो अब सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हैं। कि इस वक्त सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, ये दो बड़ी खबर आ रही है। एक खबर तो ये कि काफी ऊंचाई से सीधा 1 किलोमीटर तक आया विमान बशर अल असद का और फिर गायब हो गया। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जो प्रधानमंत्री है सीरिया के, वो अब सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। आपके पास क्या इनपुट सारे बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर ये तो होना ही है करुणा, क्योंकि बशर सरकार के ऊपर ये दबाव भी था और उनके आसपास ये बातें कही जा रही थी कि 24 घंटे दूसरे इलाकों से उनको मदद मिल जाएगी। जी बिल्कुल सुमित, इस वक्त हमारे साथ बने, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच ये दो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं और ये खबर आप देख पा रहे हो। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3.6 किलोमीटर से यानी 3.5 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बशर अल असद का विमान था और वहां से सीधा वो 1 किलोमीटर पर आता है और इसके बाद क्या होता है, विमान गायब हो जाता है रडार से। इसके पीछे की वजह क्या, अभी इसको लेकर पूरी खबर पुख्ता तौर पर आना बाकी है। और ये इस वक्त आसमान में जो आपको लाइन दिख रही है वो यही बता रही कि कैसे सीधा बहुत नीचे आता है ये विमान बशर अल असद का, जो रवाना हो गए, जो भाग निकले सीरिया से। और दूसरी बड़ी खबर, सीरिया के प्रधानमंत्री जलाली, जिनके तरफ से कह दिया गया है, और जैसा सुमित है बता रहे कि ये तो आखिरकार होना ही था, क्योंकि अब पूरे सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और विद्रोहियों पर के कब्जे का होने का मतलब है कि अब वहां पर सत्ता का हस्तांतरण। तो ये दो बड़ी खबर और दो बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिस वक्त बशर अल असद का विमान उड़ान भरा, तब उस वक्त की तस्वीर है, कैसे ट्रैक किया गया। और वहां पर इसके बाद जब विमान अचानक से नीचे आता है बशर अल असद का, जो कि रूसी विमान से रवाना हुए हैं, यह खबर सामने आई है, तब कैसे उसके बाद विमान गायब हुआ है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है ये मैं सुमित से समझूंगा, लेकिन इस वक्त ये जो लाइन वॉल पर अब आपको दिखाते हैं, ये जो मूवमेंट की लाइन निकल कर आ रही सामने, और यहां पर सब पता चल रहा है। सुमित, लगातार आप इस खबर पर नजर रखे हुए थे, आप समझाइए दर्शकों को कि आखिर ये जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और फिर अचानक विमान का गायब होना क्या बतला रहा है, ये बताइए आप। होता क्या है कि जब भी आपको कंफ्यूज करना होता है सामने को, यानी ऐसा नहीं है कि आपकी मूवमेंट के ऊपर इस समय सीरिया से जो भी विमान उड़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उस पर सबकी नजर है। अगर आप इस विमान को देखिए, डमेस्कस से ये उड़ान भरता है और ये जा कर रहा है होम से टॉटस यानी वो नेवल बेस जहां पर रूस के बड़े नेवल शिप्स खड़े हैं, और इसी के पास लताकिया के अंदर उसका बड़ा एयरफोर्स का बेस भी है, यानी रूस का लताकिया, निश्चित तौर पर रूस का। और इसी वजह से रूस यहीं से कहा जा रहा था कि उनके लिए एक विमान तैयार किया गया है जो एक मिलिट्री विमान है, जहां से उनको ले जाया जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी जो बनी वो ये बनी कि होम्स के आसपास से लगातार, यानी M1 और M6 के आसपास, ये हाईवेज है, मेन रास्ते हैं, इन्हीं के आसपास
बड़े एयर डिफेंस या फिर यानी एक सेकेंड, आप ये बोल रहे हैं दमस्कस जो राजधानी है वहां से टेक ऑफ करता है विमान और उसके बाद टाटस जहां पर एक बड़ा बेस है रूस का, ये सुरक्षित इलाका है किसके लिए? ये है असद किला और या फिर लताकिया, यहां पर जा सकता है। मैं आपको जो बता रहा था वो पूरी बात ये थी कि वो यहां से उड़ान भरता है टाटस और लताकिया के लिए। अच्छा, लेकिन M1 और M6 जो इलाके हैं, ये जो हाईवेज हैं, यहां पर उन्होंने अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म लगा रखे थे। तो इस विमान को ये डर था कि अगर वो इन स्पेस से नीचे उतरेगा, लैंडिंग डिफेंस मैकेनिज्म किसका है? ये लगातार उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, विद्रोहियों का है, जो लगातार इन्हीं के यानी सीरियन आर्मी के ही डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डर था कि शायद इस पे अटैक हो सकता है, इसलिए ये वापस उड़ान भरता है और वापस इडलिब या फिर नीचे की तरफ ये चला जाता है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि इस विमान को लगातार ये इसलिए किया जाता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ताकि सामने एनिमी जो है, सामने के जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। यानी जो लगातार असद सरकार को, असद को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, वो ये कंफ्यूज हैं कि आखिरकार मूवमेंट किस तरफ हो रही है और इसमें पॉसिबिलिटी क्या है सबसे ज्यादा, अगर ये विमान यहां से उड़ान भरता है। यानी पहले जो मूवमेंट थी वो थी टाटस या फिर लताकिया की तरफ, लेकिन यहां डिफेंस मैकेनिज्म था, विमान को उड़ाया जा सकता था, इसलिए फिर एयरबेस यानी कि साउथ की तरफ मूवमेंट हुई है। मैं आऊंगा और आपसे समझूंगा, क्योंकि सुमित एक और बड़ी खबर है, लगातार डेवलपमेंट्स हो रही है। दारा के आखिरी शहर पर एसएसए का कब्जा हो गया है। घबाघिब शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है। असद शासन से मुक्ति की पुष्टि हो गई है। उत्तरी दारा का अंतिम शहर है घबाघिब और यहां पर कब्जा। सुमित, इसका मतलब क्या है, बताइए आप। देखिए, इसका मकसद ये है, इसका सीधा संदेश ये है कि अब लगभग सभी इंपॉर्टेंट बेसिस पे, वो सिर्फ सीरियन गवर्नमेंट के नहीं, वो थे रशिया के और ईरान के भी, वो कोलैप्स हो चुके हैं। ये बड़ा सेटबैक रशिया, ये सीरिया के लिए नहीं, असद सरकार के लिए नहीं, ये रूस के लिए। रूस लगातार अपने बेसिस को उन इलाकों में मजबूत नहीं कर पाया, पीछे से बैकअप नहीं भेज पाया। ईरान लगातार कोशिश करता रह गया कि किसी भी तरीके से वो दूसरे प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर ले, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे इराक के अंदर मौजूद प्रॉक्सीज हैं, और इस इलाके में असद सरकार को बचा ले। लेकिन अगर हामा में, होम्स में, दारा के अंदर, अगर इन इलाकों के अंदर रेबेलियन ग्रुप्स का कब्जा हो गया है, एसटीएस घुस गई है, जवाल ग्रुप घुस गया है, तो इसका मतलब साफ है कि इन इलाकों में ईरान की, रशिया की मौजूदगी खत्म हो चुकी है। और अब आप ये बहुत बड़ी खबर आप सुमित बता रहे हो, और इसी के साथ मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। होम सेंट्रल जेल से कैदियों को छुड़ाया गया है विद्रोहियों की तरफ से। विद्रोहियों ने कैदियों को छोड़ा है। होम जेल से 3500 से ज्यादा कैदी मुक्त कराए गए हैं। तो पूरे सीरिया पर कब्जा, और होम्स जो कि रूस का एक बड़ा गढ़ था, यहां पर जब विद्रोही दाखिल हुए तो रूसी सैनिक ना सिर्फ भाग खड़े हुए, बल्कि यहां पर मौजूद जो कैदी है जेल में, उनको छुड़ाया गया है। और एक और बड़ी खबर सीरियाई सैनिकों को लेकर, एसटीएस यानी जो हयात है, हयात के चीफ गोलानी का बहुत बड़ा ऐलान, आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों पर हमला नहीं किया जाएगा। यानी वो असद के सैनिक जो सरेंडर करेंगे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। सरेंडर करने वाले सैनिक सुरक्षित रहेंगे। ये गोलानी की तरफ से, जो कि एसटीएस के चीफ है, उनकी तरफ से बता दिया गया है। तो एसटीएस चीफ गोलानी की तरफ से बड़ा ऐलान कि जो सैनिक आत्मसमर्पण करेंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तो सीरिया में बशर अल असद सरकार का शासन खत्म हो गया है, जिस बात का ऐलान किया गया विद्रोहियों की तरफ से। विद्रोही वहां के प्रमुख शहर और सरकारी इमारतों में कब्जा कर चुके हैं। और इन सब के बीच विद्रोहियों के नेता गोलानी ने असद समर्थक और अपने सहयोगियों से क्या कहा, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने। विद्रोहियों के नेता गोलानी ने क्या कहा, एसटीएस के चीफ क्या बोल रहे हैं। असद समर्थकों से अपील की गई है, असद शासन के जो सैनिक और अधिकारी घर में रहेंगे उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो सैनिक या अधिकारी सरेंडर कर देंगे, हमसे मिल जाएंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, उनके साथ कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। अपने सहयोगियों से क्या अपील की गई है, असद सरकार का शासन खत्म हो चुका है, होम्स और दमिश्क पर जल्द कब्जा होने वाला है। आप लोगों के साथ दयालु और सौम्य बने रहें। यानी ये वो तब बयान था जब दमिश्क पर कब्जा होने वाला था, उससे पहले का बयान। और अब तो दमिश्क पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है विद्रोहियों का। आप वहां पर विनम्र विजेता के तौर पर प्रवेश करें, ये दमिश्क में दाखिल होने से पहले ही हिदायत दे दी गई थी। जब तख्ता पलट होने वाला था उससे पहले ही यह कह दिया गया था। और देखिए, असद सरकार के तख्ता पलट को लेकर विद्रोही गुट का बहुत बड़ा बयान।
पीएम के कब्जे में रहेंगे सरकारी दफ्तर, यह कहा गया है। आधिकारिक सत्ता हस्तांतरण तक प्रधानमंत्री कामकाज देखेंगे। और इससे पहले सीरिया के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि वो सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार है। और अब जो विद्रोही गुट है उसका बहुत बड़ा बयान, प्रधानमंत्री के कब्जे में तमाम सरकारी दफ्तर रहेंगे, आधिकारिक तौर पर सत्ता हस्तांतरण तक प्रधानमंत्री पूरा कामकाज देखेंगे। और एक सिवा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सर, आपसे समझना चाहूंगा, हालांकि 13 साल से ये जंग चल रही थी, लेकिन अभी हमने देखा कैसे नवंबर में अचानक से ये युद्ध और जोर पकड़ता और फिर इतना जल्दी असद सरकार को उखाड़ फेंकना, कैसे आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा ये तो होना था, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से जो रेबल थे, पहले उन्होंने अलेप्पो लिया, फिर हामा लिया, फिर होमस लिया, डेरा लिया, और फिर वो दमिश्क के तरफ बढ़ते जा रहे थे। और जो सपोर्ट मिलनी थी रूस और ईरान से, वो सपोर्ट खास मिली नहीं, क्योंकि रूस इन्वॉल्व है यूक्रेन की लड़ाई में, और ईरान जो इन्वॉल्व था इजराइल की तरफ, और बाकी उसकी जो प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, जो कि एक प्रकार से मदद करती थी सीरिया को, वो भी अब उसका काफ़ी हद तक डिग्रेड हो चुकी थी। तो ये सच्चाई है कि ये जो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट था 2016 के बाद, ये एकदम अभी रेबल्स इकट्ठे हुए और उनको मदद, आप पता ही है, अमेरिका और टर्की की तरफ से था। तो जिसके धीरे धीरे वो बढ़ते गए, और स्पेशली जब ईरान और रूस की तरफ से मदद नहीं आए, तो जो सीरिया के सोल्जर थे वो भागना स्टार्ट कर गए, वो इराक के अंदर भी गए, सरेंडर कर गए। और अब ऐसा लगता है कि होम्स के बाद दमिश्क जो कैपिटल है सीरिया की, वो भी कब्जे में कर ली है रेबल्स ने। बिल्कुल, तो गोलानी ने बोला है, उसने बहुत सही बोला है कि अगर कोई भी पुराना सोल्जर सीरिया का सरेंडर करता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो अब संभालेंगे काम को। मुझे लगता है अब ये जब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं, विद्रोहियों के रास्ते से हट गई है असद की सेना। तो ये देखिए, असद के सैनिकों का अब ये रुख भी नजर आ रहा है, वो विद्रोहियों के सामने अब नहीं रुकावट पैदा करना चाहते हैं। दमिश्क में अपनी तैनाती स्थल से पीछे हटे हैं सैनिकों के हटने से लोगों में अफरा तफरी भी नजर आ रही है। दमिश्क के ग्रामीण इलाकों पर भी कब्जा कर रही है विद्रोही की सेना। तो ये देखें, हमारे साथ सुमित इस वक्त बने हुए हैं। सुमित, किस तरह से इन तस्वीरों को समझा जाए, विद्रोहियों का पीछे हटना और पूरे सीरिया पर, दमिश्क पर कब्जा होना, अब क्या होता है? मैं आपके पास आ रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही, क्योंकि लगातार बहुत तेजी के साथ मूवमेंट हो रही है। बड़ी खबर क्या है, यह आपके सामने, सीरिया में केमिकल वेपन के इस्तेमाल पर एचटीएस का बहुत बड़ा बयान। दमिश्क में केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं, यह एचटीएस यानी विद्रोही गुट की तरफ से कहा गया। केमिकल वेपन को लेकर दुनिया ने चिंता जताई थी, यह कहा गया है अब एचटीएस की तरफ से कि कब्जे के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं विद्रोही, ये कहा गया था। लेकिन अब एचटीएस की तरफ से यह कह दिया गया है कि दमिश्क में केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ नहीं है, क्योंकि हालात भी आप देखिए, हालात किस तरह से वहां पर बदलते नजर आए कि जैसे जैसे तेजी के साथ विद्रोही आगे बढ़े, लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, असद के सैनिक वहां पर पीछे हटे। और क्या यही वजह है, क्या यही वजह है सुमित, जो खबर आ रही थी पश्चिम की तरफ से कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, इसको झुठला दिया गया? मैं आऊंगा फिर से आपके पास। एक और बड़ी खबर, सीरिया के मदाया शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है। असद की सेना भागने से आम लोग खुश हैं। ये देखिए, आम लोगों के बीच खुशी किस कदर है। दमिश्क में उत्तर पश्चिम में मदाया शहर है, खुशी के मारे लोग सड़कों पर निकल आए। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे ही विद्रोही सेना पहुंची है मदाया में, वहां पर कैसा मंजर था, लोगों ने खुशी में नारेबाजी की है, समर्थन किया है विद्रोहियों का। और एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिकों ने भी सीरिया छोड़ दिया है, तुर्की की ओर गया है रूसी सेना का काफिला। डेर एज जोर की सड़कों से होकर यह काफिला गुजरा है। और आपको याद होगा सुबह ही हमने जब आपके सामने इस खबर को ब्रेक किया था, तब उस वक्त ही यह सवाल भी हमने उठाया था कि क्या ये जो तस्वीरें रूसी सैनिकों के सीरिया छोड़ने की इस बात का संकेत है कि क्या वो कभी भी मूवमेंट हो सकता है, क्या कभी भी वो पल आ सकता है जब हम आपके सामने खबर ब्रेक करें कि बशर अल असद भी सीरिया से भाग गए हैं, उन्होंने भी सीरिया छोड़ दिया। और हुआ वही,
और एक और बड़ी खबर, सीरियाई बॉर्डर की तरफ बढ़े इजरायली टैंक। अल हमीदिया इलाके में घुसे इजरायली टैंक। नॉर्दर्न कमांड ने बफर जोन में हमला किया है। तो ये देखिए, इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। सीरियाई बॉर्डर की तरफ इजरायली टैंक बढ़े हैं। अल हमीदिया इलाके में इजरायली टैंक घुसे और इजराइल चाहता है इस पूरे इलाके में एक बड़ा बफर जोन बनाना। नॉर्दर्न कमांड ने बफर जोन में हमला किया है। तो देखिए, एक तरफ हमने आपको खबर दिखाई कैसे सीरिया को छोड़ा है रूस के सैनिकों ने, और दूसरी तरफ अब जो इजरायली सैनिक हैं वो बफर जोन बनाने के लिए सीरिया के बॉर्डर की तरफ घुसे हैं। और यही तो पूरी रणनीति थी सुमित, जिस तरह से इजराइल और जो पश्चिमी ताकतें, खास तौर पर अमेरिका, विद्रोहियों के समर्थन में उतरा हुआ था। मुझे जब भी ये तस्वीरें लगातार पिछले 24 घंटे से देख रहा हूं, मुझे लगातार अफगानिस्तान की याद आ रही है जो 2021 में हुआ। मैं उस समय वहां मौजूद था। वहां पर ऐसे ही बड़ी से बड़ी सुपर पावर्स ने 24 घंटे से भी कम के अल्टीमेटम में पूरा इलाका खाली कर दिया, पूरा देश खाली कर दिया। और अभी वो सीरिया में हो रहा है। सीरिया में कौन कौन मौजूद है? अमेरिका मौजूद है, रशिया मौजूद है, ईरान मौजूद है। ये दुनिया की वो सुपर पावर्स हैं जो अपने आप अपनी आर्मी के लिए मशहूर है, अपने ऑपरेशंस के लिए मशहूर है। लेकिन हुआ क्या कि रशिया को यहां से निकलना पड़ा, अमेरिका पीछे हट रहा है, इजराइल लगातार गोलान हाइट्स में बैठ गया। और ये ऐसा हो रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए बड़ा झटका था और सीरिया में रशिया के लिए बड़ा झटका है। तो निश्चित तौर पर दोनों सुपर पावर एक दूसरे को लगातार आप कह सकते हैं माइल्ड करने के लिए, कम करने के लिए, एक दूसरे को उनके पैर उखाड़ने के लिए ये ऑपरेशन चलाते हैं। और ये बहुत क्लियर था करुणा कि अमेरिका और सीरिया और इजराइल लगातार इन इलाकों से ईरान को, रशिया को हटाना चाहते थे, क्योंकि अगर ये हट जाते हैं तो हिजबुल्ला अपने आप में खत्म हो जाएगा, उसकी रसद की लाइनें कट जाएगी। होम्स में आपको बताऊं वो इलाका था जो एक कम्युनिकेशन का काम करता था इजराइल, आप कह सकते हैं कि लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह के साथ और ईरान के साथ, यहीं से सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन लगातार डिलीवर किए जाते थे। लेकिन अब होम्स का टूट जाना मतलब है कि हिजबुल्लाह का लगभग खत्म हो जाना। साउथ लेबनान में हमने इजराइल के ऑपरेशन देखे, लगातार वो कैसे ऑपरेशन चला रहा था। लेकिन इजराइल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी कि ना सिर्फ होम्स से बल्कि टॉटस एयर रशियन बेसिस से लगातार उनको मदद मिल रही थी, आप कह सकते हैं सी रूट से। और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था कि ना सिर्फ वो इन सी रूट्स को कैंसिल करे बल्कि होम्स को पूरी तरीके से कोलैप्स करे। और वो हमने होता हुआ देख भी लिया कि अब ये दोनों इलाकों से रूस की और ईरान की मौजूदगी लगभग खत्म हो चुकी है। यानी इजराइल के लिए, यानी जहां पर जिस शहर में विदेशी ताकतें मौजूद थी सीरिया में, खासतौर पर रूस और ईरान, वहां पर कब्जा किया गया और उसके बाद ही काउंटडाउन भी शुरू हुआ। एक और बड़ी खबर का सुमित हम रुक कर रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों की जीत पर तुर्की में जश्न की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीरियाई मूल के लोगों ने जश्न कैसे मनाया वो तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए आप, इस्तांबुल में सड़क पर उतरे हैं बड़ी संख्या में लोग, राष्ट्रपति महल को गिराने के नारे लगाए गए। तो ये देखिए, तुर्की जो कि असद सरकार के खिलाफ लगातार खड़ा हुआ था और विद्रोहियों को बड़ी मदद पहुंचाई जा रही थी। जैसे खबर आई दमिश्क में दाखिल होने की विद्रोहियों की, इसके बाद वहां पर जश्न मनाना शुरू कर दिया लोगों ने सड़कों पर उतर के। तो तुर्की जो कि सीरिया का पड़ोसी मुल्क है, वो सीरिया में असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों के हमले का मुख्य समर्थक है। सीरिया के ताजा घटनाक्रम पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने क्या कहा, ये सीधा इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख करते हैं। और सुमित, यहां पर हम देखते हैं, बता रहे हैं दर्शकों को कि एर्दोआन जो कि राष्ट्रपति है तुर्की के, वो क्या बोल रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों की सफलता नई वास्तविकता है, ये जो लगातार एर्दोआन समर्थन कर रहे थे विद्रोहियों का। हमारी इच्छा है कि सीरिया को वो शांति मिले जिसके लिए 13 वर्षों से लगातार सीरिया तरस रहा था। अगली बड़ी बात वो क्या बोल रहे हैं, हम एक ऐसा सीरिया देखना चाहते हैं जो अपनी पहचान के साथ शांति के साथ रहे। और साथ क्या बोल रहे हैं एर्दोआन, राष्ट्रपति बशर अल असद ने अच्छे संबंध स्थापित करने के तुर्की के प्रयासों को खारिज किया। यानी वो बता रहे हैं कि तुर्की ने कोशिश की लेकिन असद की वजह से जो हालात है वो खराब हुए। सिवाज सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से इराक, जिस तरह से ईरान और सबसे बड़ी ताकत के तौर पर रूस खड़ा रहा लगातार बशर अल असद के समर्थन में, इसके बावजूद वहां पर सेना का कमजोर होना, रूस की सेना का वहां से भाग जाना, यह कैसे संभव हुआ? बिल्कुल, देखो ये अभी आप करुणा ऐसे समझना पड़ेगा। ये आपको पता है कि सीरिया करीब 50 साल से जो बशर असद, उसके पहले पिताजी और अब 2000 के करीब बशर असद जो इसको गवर्न कर रहे थे, तो एक प्रकार से पूरा कब्जा था और बड़े कंट्रोल कर रखा था सीरिया पे। लोग खुश नहीं थे मगर इन्होंने अनार्की की हुई थी और इसकी मदद कर रहा था रूस और ईरान।
और रूस जो था वो बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था सीरिया के गवर्नमेंट के साथ, बशर अस्साद, और इसी प्रकार से ईरान। जैसे अभी सुमित ने भी बताया कि जो लैंडलाइन थी, होमस वगैरह, वहीं से सप्लाई चेन आती थी ये इनके पास, और इनको सीरिया को अभी तक जो 2016 के बाद ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं होगा, मगर अब ये मौका देखा गया अमेरिका और टर्की ने, क्योंकि रूस जो इन्वॉल्व था यूक्रेन लड़ाई में और ईरान इन्वॉल्व था इजराइल और मिडिल ईस्ट में, ये उन्होंने मौका देखा कि अब जो रेबल्स हैं अगर अटैक करते हैं तो सीरियन फोर्स की मदद के लिए ना रूस आएगा और ना ईरान इतनी मदद कर सकेगा। और यही हुआ कि जो रेबल्स हैं उन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली पहले नॉर्थ से एलेप्पो को जीता, उसके बाद हामा, होमस और दरा, और उसके बाद और ऐसा साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक बड़ी सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की गई, और यहां पर रूस और जो ईरान है वो भी कमजोर साबित हुए हैं विद्रोहियों के सामने।